सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट मैच्योर होने के बाद आप कभी भी भूल कर भी ये गलती मत करिएगा। देखिए, नो डाउट ये स्कीम जो है बेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि एक उम्र के बाद एक रेगुलर गारंटीड इनकम यहाँ से मिलती रहती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं और जिसको करने से उनको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन डेप्थ वर्किंग के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जिन्हें करने पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको प्रॉपर एक वर्किंग टेबल भी दिखाऊंगा, जहाँ से आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, इसे शॉर्ट में SCSS भी बोलते हैं, भारत सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है। स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है वो इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। और कुछ केसेस में 55 से 59 साल के लोग जो है, यानी कि जैसे कुछ डिफेंस पर्सनल हो गए, कुछ ऐसे VRS वगैरह लेने वाले लोग हो गए, वो भी इस अकाउंट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आप 1000 से इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का टेनर जो है वो 5 साल का होता है। 5 साल मेच्योर्ड होने के बाद आप 3 साल के ब्लॉक में इसे एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, यानी कि 3 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल, ऐसे करते करते आप इसे 3 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन कर सकते हैं। वर्तमान ब्याज दर अगर देखें तो इसका 8.2% का है, यानी कि अभी आप अकाउंट खोलेंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट जो है आपको क्वार्टरली मिलता रहता है, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक रेगुलर गारंटीड इनकम आपके मिलती रहती है। टैक्सेबिलिटी की बात कर ले तो जो इंटरेस्ट इसमें आप अर्न करते हैं वो आपका टैक्सेबल होता है एज पर नॉर्मल टैक्स स्लैब आपका, ठीक है। प्री मैच्योर करवाने का कुछ कंडीशन के ऊपर आप करवा सकते हैं प्री मैच्योर, और मेन पर्पज इसमें जो है वो है भाई सीनियर सिटीजन जो है हमारे, उनके लिए उनको इन्वेस्टमेंट के बाद एक रेगुलर गारंटीड इनकम उनके खाते में जाती रहे। अब चलिए हम लोग अपना मेन टॉपिक पे चलते हैं। एक्सटेंशन का जो मेन रूल है 2026 में वो जान ले। एक्सटेंशन रूल 2026, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटेंशन रूल 2026 के। SCSS अकाउंट का एक्सटेंशन रूल जो है, देखिए जब भी आपका मेच्योर होता है, यानी कि अब जब भी आपका टेनर 5 साल कंप्लीट होता है, 5 साल वाला अगर है तो उसके बाद उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के ब्लॉक्स में आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, इसमें अकाउंट खोला आपका SCSS अकाउंट, यहाँ पे टेनर 5 साल का था, इसमें 5 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसे फर्दर 3 साल के लिए जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद अगर 3 साल भी कंप्लीट हुआ तो आप इसे यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं और चाहे तो इसे फर्दर 3 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे करके आप 3 साल के ब्लॉक में इससे चाहे जितनी बार जो है वो एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन करने का क्या नियम है, आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, एक फॉर्म नंबर 4 आपको उसमें भर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आपको एक्सटेंशन करना है। अब ये फॉर्म और एप्लीकेशन डालने का समय क्या है, क्या टाइम लिमिट है, देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि जो भी आपका मेच्योरिटी डेट है वहाँ से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ मेच्योरिटी जिस दिन है, कोई भी 5 साल वाला या 3 साल वाला डेट ऑफ मेच्योरिटी, 5 साल वाला या फिर एक्सटेंशन अगर आपका नया है, एक्सटेंशन जो ब्लॉक है एक्सटेंडेड ब्लॉक, उसका मेच्योरिटी डेट वहाँ से लेकर 1 साल के अंदर में 12 महीना के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। से फॉर एन एग्जाम्पल आपका मेच्योरिटी डेट हुआ 31 अगस्त 2025, ठीक है। अब इस तारीख को आपका जो है टेनर कंप्लीट हो रहा है, मेच्योर्ड हो रहा है। अब इस डेट से लेकर 1 साल तक, 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे इसका एक्सेल क्या हो जाएगा, 31 अगस्त से यानी कि 31 जुलाई 2026, इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी होगी एक्सटेंशन को लेकर। मान लीजिए जब भी आपका मेच्योर हो रहा है अकाउंट, उस डेट से 1 साल तो आपको करना है, 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई आपको कर लेना है। लेकिन अगर आप लेट कर रहे हैं 1 साल के अंदर, यानी कि जिस दिन मेच्योर हुआ उसके 2-4 महीने 5-10 महीने बाद अगर आप कर रहे हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहाँ से शुरू होगा और जो आपका मेच्योरिटी का लास्ट डेट जो रहेगा वो क्या माना जाएगा। एक्सटेंशन आपका जो है वो माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि भले ही आप 8 महीना बाद उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो जो एक्सटेंशन माना जाएगा वो ट्रीट होगा आपका फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जिस डेट से
आपका मेच्योर हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो हम लोग लिए थे 31 अगस्त 2025 में मेच्योर हुआ था। आप 8-10 महीने बाद अगर चाहें तो अप्लाई करेंगे। तो अगर वहाँ से अप्लाई करें तो ये बात नहीं कि आपका एक्सटेंशन वहाँ से माना जाएगा। मान लीजिए 2026 में आकर मार्च महीने में 2026 में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 31 मार्च 2026, तो आपका एक्सटेंशन जो डेट है ये नहीं होगा। एक्सटेंशन डेट आपका अल्टीमेटली यही माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी, उस डेट से एक्सटेंडेड माना जाएगा। ये तो हुआ अगर आप 1 साल के अंदर में करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी। लेकिन वही अगर आप 1 साल के बाद करते हैं, किसी कारण से आपको जो करना था 1 साल के अंदर अप्लाई करना था लेकिन आप नहीं कर पाए, 1 साल के बाद अगर करते हैं ना, तो आपको जो इंटरेस्ट उस केस में सिर्फ 4% करके मिलेगा। क्या चीज़ का? पोस्ट ऑफिस का सेविंग स्कीम जो है उसी का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ चलिए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और क्लियर करते हैं। अकाउंट आपने खोला यहाँ पे 1/4/2026 को, 1 अप्रैल 2026 को आपने अकाउंट खोला, 5 साल वाला अकाउंट खोला, ठीक है। मेच्योरिटी डेट आपको क्या हो जाएगा? 1/4/2031, 5 साल के बाद। अब एक्सटेंशन पीरियड इस पे अप्लाइड क्या हो गया? 1 साल के अंदर, यानी कि फ्रॉम दिस डेट 1 साल के अंदर अंदर 1/4/2031, यानी कि 31 मार्च 2032 के अंदर अंदर जो है आपको अप्लाई कर लेना पड़ेगा फॉर एक्सटेंशन। फॉर्म नंबर आपका जो है 4 नंबर भर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया फॉर्म फॉर 31 जनवरी 2032 को, यानी कि विथ इन 1 साल, 1 साल के अंदर में आपने ये किया, तो आपका यहाँ पे देखिए वो बोला जाएगा, आपका जो एक्सटेंशन माना जाएगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ आपका जो मेच्योरिटी डेट है वो है। तो मेच्योरिटी डेट कौन सा था? ये अपना मेच्योरिटी डेट 1/4/2031 से अप्लाई होगा आपका एक्सटेंशन। वहीं अगर आपने अप्लाई किया 30 अप्रैल 2032 को, यानी कि जो आपका जो है लास्ट डेट था, लास्ट डेट के बाद आपका जो ड्यू डेट बनता है 1 साल के अंदर अंदर, आप नहीं कर पाए, उसके बाद अगर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपका 4% मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सटेंशन पीरियड अप्लाई था कौन सा? 31 मार्च 2032। अगर आप जनवरी 2032 को करते हैं तो 1 साल के अंदर हुआ, तो आपका जो है एक्सटेंशन माना जाएगा मेच्योरिटी डेट। लेकिन वही आपका ये एक्सटेंशन जो डेट है 31 मार्च 2032, एक्सटेंशन जो अप्लाइड हुआ उसके बाद करते हैं, यानी कि 30 अप्रैल मार्च के बाद करते हैं, तो आपका ये 1 साल बीत गया, आपको सिर्फ उसमें 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो है वो टाइम जो है वो क्रॉस हो गया, ड्यू डेट चला गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन कैसे काम करता है। 3 साल में हम उसे 3 साल के ब्लॉक में जो हम लोग उसे एक्सटेंड करते हैं। ओरिजिनल मान लीजिए सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट 5 साल वाला खोला जाए पीरियड, जिसमें आपने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। फर्स्ट एक्सटेंशन आप कर सकते हैं 3 साल के लिए। मान लीजिए जब भी आपका मेच्योर हुआ, 5 साल के आपने यहाँ से शुरू किया, 5 साल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मेच्योर हो गया यहाँ से, अब यहाँ से फर्दर 3 साल के लिए आप इसे जो है एक्सटेंड कर लेंगे। अब 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो अप्लाई करना है। दूसरा एक्सटेंशन आप चाहे तो इसको फिर फर्दर, जब ये पहला वाला एक्सटेंशन जब मेच्योरिटी होगा, तो आप चाहे तो उसे दूसरा वाला भी दूसरा एक्सटेंशन कर सकते हैं। ऐसे करके कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है, जितना वाला चाहे तो एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक्सटेंशन जो कर रहे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, ये भी बहुतों का सवाल होता है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल आपका होगा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जो आपका रेट रहेगा वही आपका अप्लीकेबल होगा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, या फिर जो भी एक्सटेंडेड मेच्योरिटी जो रहेगा आपका, मान लीजिए 3 साल का आपने बढ़ाया हुआ है, उसका जो मेच्योरिटी डेट होगा उस डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका अप्लाई होगा मेच्योरिटी पे या फिर आपका एक्सटेंडेड मेच्योरिटी पे। कहने का मतलब मान लीजिए आपने 5 साल वाला 5 साल का अकाउंट खोला, उसमें उस समय जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 है, ठीक है। मेच्योरिटी हो गई, मेच्योरिटी होने के बाद आपने फर्दर उसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद देखा कि आपका वहाँ पे जो है 8.0% का वहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। तो ये जो है इसमें जो है जब एक्सटेंड करेंगे पहली बार फर्स्ट एक्सटेंशन में कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 5 साल का जो मेच्योरिटी डेट था, मान लीजिए जिस दिन ये मेच्योर हुआ उस दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 था, तो ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा फर्स्ट एक्सटेंशन में, ठीक है। जब आप दूसरा एक्सटेंशन कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जब 3 साल वाला आपका मेच्योर हुआ उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो गया, 8.2 हो गया। तो जब यहाँ पे आप एक्सटेंशन करवाएंगे तो उसका जो होगा दूसरा एक्सटेंशन, यानी कि ये जब एक्सटेंशन करवाने जाएंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यानी कि इसका जो मेच्योरिटी डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस बार दूसरा जो सेकेंड टाइम करेंगे आप एक्सटेंशन, तो उसमें आपको 8.0% का आपको यहाँ पे अप्लीकेबल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद जब इसका मान लीजिए फर्दर और एक बार आप इसे एक्सटेंशन करने जाएंगे तो इसका मेच्योरिटी डेट जब होगा उस समय मान लीजिए 7.5% रेट है, तो इस वाले तीसरे वाले जब एक्सटेंशन करेंगे तो उसमें ये 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। तो एट द टाइम ऑफ
मैच्योरिटी या फिर एक्सटेंडेड मैच्योरिटी जो है उस समय जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वही आपका एक्सटेंशन पे अप्लाई होगा। अब चलिए जान लेते हैं ड्यूरिंग एक्सटेंशन क्या आप अपना एडिशन अमाउंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हुआ, आप उसे फर्दर 3 साल के लिए वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं 3 साल के लिए, ठीक है। 5 साल कंप्लीट हुआ, 3 साल और बढ़ा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 25 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था, फर्दर एक्सटेंड करें तो 25 लाख में और 5 लाख ऐड कर सकते हैं उसे? तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एडिशन ऑफ अमाउंट नहीं कर सकते ड्यूरिंग एक्सटेंशन। आप क्या कर सकते हैं, ये 5 लाख रुपया जो एडिशनल है इसके लिए आप एक नया जो है एसएससी अकाउंट, एससीएसएस अकाउंट खोल सकते हैं। आप दूसरा अकाउंट खोलकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है पहले वाला का 25 लाख जो है पहले से, उसी को लेकर आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। जो आपका बैलेंस होने के बाद पहला एक्सटेंशन आप करें 25 लाख का, ठीक है। दूसरा एक्सटेंशन भी 25 लाख का भी करेंगे, क्योंकि उसमें बीच में आप एडिशन नहीं कर सकते। मान लीजिए 5 लाख एडिशनल आपके पास अमाउंट आ गया कि भैया 5 लाख और है, जब हम पहला एक्सटेंशन कर रहे हैं ये वाला, उसमें हम 5 लाख ऐड करते हैं, तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है नया अकाउंट जो है वो खोल के इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा एक्सटेंशन भी जो इसका बैलेंस रहेगा वही आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एक्सटेंशन कर सकते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा उसी को आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। एडिशनल अगर कोई अमाउंट है तो उसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं एक्सटेंशन या फिर न्यू अकाउंट। मान लीजिए मेच्योर होने के बाद आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट रहता है, यानी कि उस समय क्या आपको एक्सटेंशन करना चाहिए या फिर नया अकाउंट खोलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका अकाउंट जो है मेच्योर हो रहा है 31 मार्च 2025 को, ठीक है। और आपको अप्लाई करना है 1 साल के अंदर अंदर एक्सटेंशन के लिए। आप अप्लाई जो कर रहे हैं अगले महीने 2026 में, मान लीजिए आप कर रहे हैं 20 जून 2026 को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस दिन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो रहा है 8.2% है का इंटरेस्ट है लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म 4 सबमिट कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए, तो उस समय जो आपका रेट हो जाएगा, मान लीजिए कुछ ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लीजिए कि 8.5% हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर आप बढ़ाते हैं, अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो फायदा रहेगा, या फिर नया अकाउंट खोलते हैं तो फायदा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 20 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका जो मेच्योरिटी हुआ उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 3 साल का आपको एक्सटेंशन करना है, तो मान लीजिए 3 साल में आपको हर साल 8.2 8.2 8.2 करके आपका सेम अमाउंट 1,64,000 1,64,000 1,64,000 यानी कि 4,92,000 कर टोटल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि क्वार्टरली पे आउट हो जाता है। आपका बैलेंस जो है सेम रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है, 20 लाख का ही आपका इन्वेस्टमेंट है, 3 साल का आप एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं जून महीने में, ठीक है, तो जून महीने में जब अप्लाई करें 2026 में, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है 8.5 8.5 8.5 8.5, ठीक है। तो उस रेट के हिसाब से अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर हम फ्रेश अकाउंट खोलते हैं तो हमें जो है हायर रेट मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक्सटेंशन करेंगे तो उस समय का मैच्योरिटी डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 8.2%। तो इस केस में आप जो है वो एक्सटेंशन ना करके नया अकाउंट खोलेंगे, तो इस केस में हम लोग नया अकाउंट यहाँ पे आप खोलेंगे तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 8.5, तो यहाँ 1,70,000 1,70,000 1,70,000 5,10,000 आपको मिलेगा 3 सालों में। अब यहाँ क्या हुआ, जब हम लोग का मैच्योरिटी डेट का इंटरेस्ट जो था वो 8.2 था, जिसके हिसाब से हमें मिला था 3 साल में 4,92,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अभी जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय बढ़ गया है 8.5% हो गया है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेगा तो 5,10,000 रुपया होगा। तो अगर आप नया अकाउंट इस समय ना खोलकर एक्सटेंशन से ही जाते, एक्सटेंशन करवाते, तो आपका जो है मैच्योरिटी डेट वाला ही 8.2 मिलता, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे 18,000 रुपया का लॉस हो जाता। तो ऐसे केस में, इस केस में आपको नया अकाउंट खोलना बेटर रहेगा। तो जब भी आप एक्सटेंशन के लिए जाए उससे पहले एक बार करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर देख लें। अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका मैच्योरिटी डेट से ज़्यादा हुआ है तो आप नया अकाउंट खोल लें, उसको एक्सटेंड ना करके आपका फायदा रहेगा। और अगर आपका घट गया है और आपका मैच्योरिटी डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो एक्सटेंशन करेंगे तो आपका मैच्योरिटी डेट वाला ही लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यानी उस केस में उस समय ज़्यादा लगेगा, यानी मैच्योरिटी डेट वाला इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको एक्सटेंशन करवाना उस समय बेटर रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। अगला वीडियो अगर किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट जरूर करिएगा।